संशोधित नियमों की गंगा पार्ट 9 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे जो वर्ष के संबंध में जो अभी नया अमेंडमेंट 22 जुलाई को किया गया है, संगम के संबंध में जो एक सर्कुलर जारी किया गया है कि किसी प्रकार की जब भी निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की जाए उससे पहले क्या प्रोसेस अपनाना होगा, इस पे साथियों आज हम चर्चा करेंगे। जो ये सर्कुलर जारी किया गया उसके कुछ विशेष बिंदु पे साथियों पहले मैं आपको बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले ये है कि आपको क्या करना है, कार्य का वर्गीकरण करना है। क्या करना है? कार्य का वर्गीकरण करना है कि जो वर्ष का जो कार्य होता है उसको आपको बताना है किस प्रकार से वर्गीकरण करना है। मैं बताता हूँ कि इसमें कहा है कि प्रशासनिक और वित्त स्वीकृति के समय जब आप प्रशासनिक और वित्त स्वीकृति निकालने जा रहे हो उस वक्त आपको जो भी आपके पास कार्य के विभिन्न वर्गों को विभाजित करना होगा और विभाजित करते समय आपको उसकी अनुमानित लागत लिखनी होगी और कार्य की समयावधि भी लिखनी होगी कि ये काम कितने समय में पूर्ण होगा। ठीक है, ये सरकार ने इसलिए कहा गया ताकि तकनीकी स्वीकृति अलग अलग जारी की जा सके। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही था कि जब भी प्रशासनिक वित्त स्वीकृति जारी की जाए तब आपको अपने कार्यों को अलग अलग वर्गों में विभाजित करना है। मैं कुछ बता देता हूँ, वैसे तो आप सबको पता होगा, कुछ वर्ग मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो आपको सिविल वर्ग है तो आप इसको डाल सकते हो सिविल कार्य के लिए। सिविल कार्य में आप जैसे भवन निर्माण डाल दिया, सड़क पुल नाली डाल दी, आरसीसी या पीसीसी कंक्रीट कार्य डाल दिए, प्लास्टर पेंटिंग टाइल्स आदि डाल दी। दूसरा आपने इसको वर्ग में डिवाइड कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य के रूप में कर सकते हो, जैसे वायरिंग लाइटिंग में, पंखे इन्वर्टर सोलर में, ट्रांसफार्मर एलटी या एसटी लाइन में डाल सकते हो आप। तीसरा साथियों आप डाल सकते हो मैकेनिकल कार्य के अंदर, जैसे पाइप फिटिंग, बोरिंग, मोटर पंप, मशीन फिटिंग, HVAC सिस्टम्स। एक आप रख सकते हो रख रखाव के कार्य का वर्गीकरण के रूप में रख सकते हो, भवनों को सामान्य रख रखाव करना, सड़क की मरम्मत करना, विद्युत उपकरण की मरम्मत करना। एक आप डाल सकते हो फर्नीचर या इंटीरियर वर्क्स के लिए, जैसे टेबल कुर्सी अलमारी हो गया, ऑफिस कैबिन हो गई, फॉल सीलिंग हो गई, बोर्ड वर्क काउंटर और भी अन्य जो वर्गीकरण आपको उचित लगे वो आप उसी प्रकार से आप डिवाइड करके ये कर सकते हैं। इनकी अनुमानित लागत और समय के आपको उसमें उल्लेख करना होगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब इसमें कहा है कि जब आपको प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी करनी है और आपके पास अनुमानित लागत है तब आपको PWFR के नियम 286, 287 को देखना होगा और SOP को देखना होगा। इट मीन्स ये कहना ये चाहते हैं कि प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति आप नियम 286, 87 और SOP के अनुसार जारी करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब आपने जब प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी कर ली तो उसको आपको IFMS पोर्टल पे 3.0 है उस पर क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। जैसे ही आप अपलोड करते हैं तब आपको ASFS ID जनरेट होगी। इसमें इट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल सेंशन ID जनरेट होगी। जब ये ID जारी हो जाती है उसके बाद में ही आप कोई भी निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट परिवर्तन किया गया है कि कोई निविदा प्रक्रिया प्रारंभ करनी है तो आपको ये ID जनरेट करवानी होगी, उसके बाद में ही आप निविदा प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। सिविल वर्क्स के लिए यह अमेंडमेंट किया है साथियों। अब बात करते हैं साथियों सेंशन जो ID होती है। अब सेंशन ID पे बात करेंगे कि उसको वर्क ऑर्डर जो अपन को देना होता है तो उसके लिए भी एक ID जनरेट होगी। इसमें कहा गया जब निविदा की दरें, ठीक, टेंडर की दरें प्रशासनिक वित्त स्वीकृति से कम आती है, इट मीन्स जो आपने एस्टीमेट कॉस्ट लिखी थी उससे रेट कम अगर भरी गई है, कम आती है, तो BOQ या नॉन BOQ के योग के अनुसार सेंशन ID जनरेट होगी और फिर उसको क्या करेंगे, अपन कार्यादेश जारी करेंगे। अब बात ये आती है कि ज़्यादा आ जाए, यहाँ तो कम आई है, तो उसके लिए दरें साथियों यदि अनुमानित लागत से 10% अधिक आ जाए, क्या हो जाए, अधिक आ जाती है, तो SOP के अनुसार आपको SOP देखनी होगी। उसके अनुसार जो उच्च स्तर का
जो अधिकारी है उससे वापस अनुमोदन लेना होगा और संशोधित प्रशासनिक और वित्त स्वीकृति जारी करनी होगी। अब ये प्रावधान किया गया है, मान लो कि आपने कोई टेंडर किया, टेंडर में दरें अधिक आ गई, तो अब आपके पास क्या प्रावधान होना चाहिए, इसका मतलब ये है 10% से जब अधिक आ जाती है तो एसओपी के अनुसार वापस आपको अनुमोदन लेना होगा और संशोधित प्रशासनिक वित्त स्वीकृति जारी करनी होगी। और कम आती है तो मैंने आपको बता दिया, बीओक्यू नॉन बीओक्यू योग के अनुसार सेंक्शन आईडी जनरेट हो जाएगी, उसको वर्क ऑर्डर अपन दे सकते हैं। अब एक परिवर्तन और किया है, ऑनलाइन एमबी, इट मीन्स मेजरमेंट जो बुक होती है अब आपको ऑनलाइन करनी होगी। अब IFMS 3.0 पर एक लिंक दे दिया गया, इसको उस पर आपको अपलोड करना होगा, इसके डाटा वगैरह जो भी है। इसमें कहा गया कि जो एक्सेस और एक्स्ट्रा आइटम जो भी होते हैं वो SOP और RTPP रूल्स नंबर 73 के एक्स्ट्रा आइटम हैं वो SOP और RTP के रूल्स नंबर 2013 के नियम 73 के अनुसार आपको क्या करना है, इसको कार्रवाई करनी है आगे की। अब एक कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप नोट कर लेना। इसमें कहा गया है कि जब भी वृहत निर्माण कार्य है, इट मीन्स जब मेजर वर्क्स हो, तब आपको वित्त विभाग से विशिष्ट सहमति, इसमें इट मीन्स स्पेशल अप्रूवल लेनी होगी। ये भी एक कंडीशन दी गई है। तो साथियों वित्त विभाग द्वारा दिनांक 22/7/2025 को परिपत्र जारी किया गया, जो विभिन्न संक्रमण के मामले में जो परिपत्र जारी किए गए थे उसके अधिक्रमण के रूप में आंशिक संशोधन किया गया है और निम्नानुसार यह सर्कुलर जारी किया गया है। यह आपको वित्त विभाग की वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसको साथियों मैंने थोड़ा सा सरल भाषा में रूपांतरित करके आपको समझाया है।